स्टूडेंट्स, ये जो कंप्यूटर फंडामेंटल का जो मैंने क्लास तैयार की है, इसको मैंने एक डिटेल्ड स्टडी की तरह से मैंने तैयार किया है। और आप अगर नोट्स आप बनाना चाहें तो आप सुन करके अपने नोट्स आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आज कंप्यूटर्स और मोबाइल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि कंप्यूटर आजकल सभी ऑफिस, सभी हॉस्पिटल, सभी स्कूल्स में प्रयोग होता है। तो आज के इस टाइम में, आज के इस कॉम्पिटिटिव टाइम में हम सभी के लिए कंप्यूटर सीखना अनिवार्य हो जाता है। आप कहीं पर भी अगर आप जॉब लाएंगे तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर सेवी की डिमांड जो है, मींस आप कंप्यूटर सेवी होने चाहिए। वहाँ पे रिक्वायरमेंट, इंटरव्यू के जो रिक्वायरमेंट्स है, जो जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स है, वहाँ पर ये चीज़ लिखी होती है। तो इसलिए हम सभी के लिए कंप्यूटर को सीखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर एक काफ़ी जटिल मशीन है और इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जीवन में कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर हमारे जीवन में कैसे आया। आपको पता है कि जब कभी भी हमारे पास कोई काम होता है और वो काम अगर हमारी क्षमता के अंदर होता है तो हम उसको आसानी से कर लेते हैं, और यदि काम की मात्रा ज़्यादा हो जाए या वह काम हमारी समझ और क्षमता के बाहर हो तो हमें एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत होगी। अब किसी भी जटिल काम को करने के लिए कितने अधिक आदमी और लगाए जाएं, यह निर्भर होता है कि आप कितने आदमियों या वर्कर्स का खर्चा उठा सकते हैं। मानो कोई काम आपके लिए जरूरी है और आप रिक्वायर्ड वर्कर का खर्च नहीं उठा सकते, तो तब क्या किया जाए? क्या आप उस जरूरी काम को करना छोड़ देंगे? नहीं, उस समय आपको एक सस्ता विकल्प चुनना चाहिए, यानी कि आपको मशीनों से काम लेना चाहिए, क्योंकि मशीन न तो काम के बदले मंथली सैलरी लेती है और काम को काफ़ी तेजी और सटीकता के साथ करती है। इसी कारण उस समय के विद्वानों ने आदमी की बढ़ती जरूरत को देखते हुए एक कैलकुलेटिंग मशीन बनाने की सोची। आगे एक टेबल दिखाई गई है जो कि यह बताती है कि कब किस विद्वान ने कौन सी कैलकुलेटिंग मशीन बनाई, जो आगे चलकर नए वैज्ञानिकों के लिए और कंप्यूटर के क्षेत्र में मार्गदर्शन साबित हुई। जब हम कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ते हैं तो अबेकस का नाम लिया जाता है, क्योंकि अबेकस लगभग 3000 वर्ष पुराना एक चाइनीज मैनुअल कैलकुलेटर था, जो कि नई जनरेशन के वैज्ञानिकों को आगे कंप्यूटर को विकसित करने की प्रेरणा देता था। कंप्यूटर के विकास में काफ़ी महान वैज्ञानिकों का नाम रहा। यहाँ पर मैंने आगे कुछ जो तालिका बनाई है उसमें दिखाया है कि कंप्यूटर जो बना है वो कैसे उसका विकास हुआ, कौन सा कंप्यूटर कब इन्वेंशन हुई और किसने बनाया। तो सबसे पहले जो नाम आता है वर्ड में, जो कंप्यूटर की शुरुआत हुई, वो हुई अबेकस से। अबेकस जो है चाइनीज का बनाया हुआ एक कैलकुलेटर था, जिसमें छोटे छोटे बीड्स होते थे, यानी मोती होते थे, उसमें सलाई में मोती होते थे, और उन मोती को हम एक साइड से दूसरी साइड में स्लाइड करते थे। और वो क्या काम करता था, वो मोती किसी भी फिगर, किसी भी नंबर को स्टोर कर लेते थे। तो अबेकस भी जो है एक उस टाइम की एक छोटे से लेवल की एक कैलकुलेशंस कर सकता था। उसके बाद ब्लेज पास्कल नाम के एक महान गणितज्ञ ने पास्कल लाइन कैलकुलेटर की इन्वेंशन की, जो कि कुछ कैलकुलेशंस करता था। इसमें क्या था, इसमें काफ़ी सारी चक्रियाँ थी, चक्रियों पे नंबर लिखे होते थे, और वो जो है एक पॉइंट पे घूमती थी, तो उस पॉइंट से कुछ फिगर उसमें स्टोर हो जाती थी। जो काफ़ी सारी चक्रियाँ थी वो 1 बाय 1 इकाई, दाहिन, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस हिसाब से वो जो है फिगर्स को स्टोर करती थी। उसके बाद है जैकर्ड्स लूम का इंजन। ये क्या काम करता था, ये एक फ्रांसीसी बुनकर ने, यानी जो कपड़ा बुनता है,
उसका नाम है जोसेफ जैकार्ड। उसने एक ये लूम बनाया, एक बुनने वाली मशीन बनाई जो कि पंच कार्ड पर आधारित था, जो कि जो बुनाई करता था वो पंच कार्ड लगते थे उसमें और ऑटोमेटिकली बुनाई वो कर देता था। फिर एक और सबसे बड़ा महान वैज्ञानिक हुए चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर वर्ल्ड में कंप्यूटर का फादर भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने दो ऐसी चीज मशीन बनाई, एक तो डिफरेंस इंजन बनाया, एक एनालिटिकल इंजन बनाया। तो एनालिटिकल इंजन एक ऐसा ये वरदान साबित हुआ जहां पर आगे जो नई जनरेशन, उस टाइम की जो नई जनरेशन थी, उनको कंप्यूटर बनाने में बहुत काफी प्रेरणा दी। एनालिटिकल इंजन ने उन वैज्ञानिकों को कंप्यूटर को और ज्यादा विकसित करने में काफी प्रेरणा दी। तो इसी वजह से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर बोला जाता है। द फादर ऑफ द कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। उसके बाद और भी कुछ छोटी मोटी कंप्यूटर्स बने जिसने कैलकुलेशन वर्ड को और ज़्यादा आसान और फास्ट बना दिया। अक्सर स्टूडेंट से यह पूछते हैं कि कंप्यूटर किसने बनाया। जो कंप्यूटर के पीछे जो इन्वेंटर है, वहाँ पर किसी एक शख्स का नाम नहीं है। इसमें यह तो पूरी एक टीम का काम है। आप ऐसे मान के चलिए जैसे क्रिकेट में पूरी टीम होती है, तो कंप्यूटर को इन्वेंशन में, कंप्यूटर को सक्सेसफुल बनाने में, कंप्यूटर को इतना एफिशिएंट बनाने में पूरी एक टीम का योगदान है। लेकिन इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। बच्चों का जो क्वेश्चन है वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि बच्चों को जो बाकी जो इन्वेंशंस हैं जैसे रेडियो है, बल्ब है, टीवी है, तो उनको इनके बारे में जो बताया गया है, उनके इन्वेंटर्स का नाम जो बताया गया है, वो सिंगल नेम या डबल नेम में ही वो पूरा हो जाता है। जैसे रेडियो के जो इन्वेंटर है वो मार्कोनी हैं, स्टीम इंजन के जो इन्वेंटर हैं वो जेम्स वॉट हैं, और बल्ब के जो इन्वेंटर हैं वो एडिसन हैं। तो एडिसन ने जो है बल्ब बनाया था। तो हर इन्वेंशन के पीछे कुछ एक या दो ही नाम है, तो इस वजह से बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर, जो हमारा जो डिवाइस है, ये इसमें एक्चुअली क्या है कि इसको बनने में काफ़ी टाइम लग गए। इसको बनने में जो है एक पूरी सदी, 100 साल का आप मान के चलो, एक पूरी सदी लग गई इसको इम्प्रूवमेंट होने में। तो यहाँ पर किसी भी एक नाम को या दो नाम को या 10 नाम को नहीं लिया जा सकता। ये पूरी एक टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट होता गया, और उसका नतीजा जो है आप एक सक्षम और बहुत ही फास्ट मशीन आप देखते हैं। उसके बाद एक और नई मशीन बनाई गई जिसका नाम होलेरीथ सेंसस टेबुलेटर है। इस मशीन को हरमन होलेरीथ नाम के एक वैज्ञानिक ने 1896 में बनाया था, जिसमें पंच कार्डों को विद्युत द्वारा संचालित किया गया। इस मशीन की सहायता से जनगणना का कार्य यानी कि सेंसस का कार्य केवल 3 वर्ष में संपन्न हो जाता था, जहां पर जनगणना को 7 वर्ष लगते थे। उसके बाद सन 1896 में होलेरीथ ने पंच कार्ड यंत्र बनाने की एक कंपनी टेबुलेटिंग मशीन स्थापित की। सन 1911 में इस कंपनी का अन्य कंपनी के साथ मिलकर परिवर्तित नाम कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी हो गया। उसके बाद सन 1924 में इस कंपनी का नाम पुनः परिवर्तित होकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि IBM हो गया। अब कंप्यूटर विद्युत यांत्रिकी यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर युग में आ गए थे, क्योंकि होलेरीथ की मशीन यांत्रिक भी थी और विद्युत से संचालित भी थी। उसके बाद आया आइकेन और मार्क फर्स्ट। IBM कंपनी के डॉक्टर हॉवर्ड आइकेन इंजीनियर ने अपने 4 साथियों के साथ 1944 में एक मशीन को विकसित किया, और इसका ऑफिशियल नेम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर रखा। बाद में इस मशीन का नाम मार्क फर्स्ट रखा गया। यह विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इसमें 500 मील लंबाई के तार व 30 लाख विद्युत कनेक्शंस थे। यह 6 सेकंड में एक मल्टीप्लिकेशन और 12 सेकंड में एक डिवीजन का काम कर सकता था। उसके बाद जो मशीन आई उसका नाम है ABC। ABC के पीछे क्या कहानी है? ABC के पीछे जो कहानी है वो ये है, आइकेन और IBM के मार्क फर्स्ट की तकनीक नई इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक के आने से पुरानी हो गई। नई इलेक्ट्रॉनिक तकनीक में कोई यांत्रिक पुर्जा यानी कि मैकेनिकल पार्ट, नई इलेक्ट्रॉनिक तकनीक में कोई यांत्रिक पुर्जा संचालित करने की आवश्यकता नहीं थी, जबकि मार्क फर्स्ट एक विद्युत मशीन थी।
नई इलेक्ट्रॉनिक तकनीक मशीन में विद्युत की उपस्थिति और अनुपस्थिति का सिद्धांत था। क्योंकि इसमें कोई मैकेनिकली मूविंग पार्ट नहीं था, इसलिए यह विद्युत यांत्रिक मशीन से तेज गति की मशीन हो गई। सन 1945 में एटानासॉफ ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन को विकसित किया जिसका नाम एबीसी रखा गया। एबीसी शब्द एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर का संक्षिप्त रूप है। एबीसी सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो आप जान सकते हैं कि किस तरीके से कंप्यूटर का विकास होता चला गया और डे बाय डे जो है हर मशीन में इम्प्रूवमेंट होता गया। सबसे पहले अबेकस लकड़ी के फ्रेम पे एक तार और मोती की सहायता से कैलकुलेशंस करी। उसके बाद कुछ लकड़ी की मशीन आई, उसके बाद मैकेनिकल मशीन आई, फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन आ गई और फिर उसके बाद जो एबीसी मशीन थी ये फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। उसके बाद का जो समय आया, कंप्यूटर के क्षेत्र में एक नया विकास होता चला गया और अब इस टाइम यानी कि 1945 के बाद कंप्यूटर इंडस्ट्री में जो इम्प्रूवमेंट होने की जो स्पीड थी वो ज्यादा तेज होती चली गई और 1945 से अब तक के समय को आगे चल करके 5 जनरेशन में बांटा गया है। यानी कि जो 1945 के जो बाद का समय है और आज तक 1945 से आज तक का जो समय है उसको कंप्यूटर की 5 जनरेशन में बांटा गया है। यानी कि उस समय से और आज तक के जो कंप्यूटर्स थे तो काम करने के आधार पर या निम्न एलिमेंट के आधार पर, जैसे कि कार्य करने की गति में वृद्धि, आकार में छोटा होना, सस्ता होना, सुगमता यानी कि इजीनेस, संग्रह क्षमता में वृद्धि यानी कि कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज, फिर नए अनुप्रयोगों में वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट ऑफ एप्लीकेशंस एंड हाउ टू मैनेज देम। यानी कि इन चीजों के आधार पर कंप्यूटर्स को 5 जनरेशन में बांटा गया। आइए देखते हैं कि ये 5 जनरेशन किस तरह की हैं। 1945 के बाद कंप्यूटर के विकास क्रम को और कंप्यूटर्स की 5 जनरेशन में बांटा गया है, जिसमें पहली जनरेशन 1946 से 1956 तक चली। इस जनरेशन का मुख्य पार्ट या मेन लॉजिकल पार्ट जो है या मेन प्रोसेसिंग पार्ट, इसमें वैक्यूम ट्यूब था। वैक्यूम ट्यूब की मदद से फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो प्रोसेसिंग करते थे। इनपुट आउटपुट पंच कार्ड्स का यूज होता था, स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज होता था और जो प्रोग्रामिंग की जाती थी और जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे कंप्यूटर को वो मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में दिए जाते थे। इस जनरेशन के जो मुख्य कंप्यूटर हैं वो एनईएक, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर था। यह दुनिया का सबसे पहला लार्ज स्केल का जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह 100 फीट लंबा व 10 फीट ऊंचा था। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी थी और यह 140 किलोवाट विद्युत से चलता था। इसका वजन 30 टन था। दूसरा कंप्यूटर एडवेक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। फिर एडसेक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। फिर उसके बाद यूनिवैक यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि एनईएक का विकसित रूप था। यूनिवैक कंप्यूटर सबसे पहला ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे एक व्यापारी कंपनी ने विशेष रूप से व्यापारी अनुप्रयोग यानी कि बिजनेस एप्लीकेशन के लिए तैयार किया था। अब कर्मचारियों के वेतन पत्र यानी कि पेरोल तैयार करने के लिए और अकाउंटिंग का कार्य करने के लिए एक मशीन उपलब्ध हो गई थी। सन 1954 में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके मैसर्स जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ने यूनिवैक फर्स्ट कंप्यूटर विकसित किया। इस कंप्यूटर में जो कमियां पाई गई वो काफी बड़े इस जनरेशन कंप्यूटर्स में जो काफी कमियां पाई जाती थी, जैसे कि वेरी स्लो, बहुत चलने में जो प्रोसेसिंग थी वो बहुत धीरे थी, ओवरहीट करते थे, काफी बड़े थे, साइज में काफी बड़े थे और काफी ज्यादा बिजली वो खर्च करते थे। तो दिस इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द टाइम इज द एज ऑफ फर्स्ट जनरेशन इज 1946 to 1956. The main part is vacuum tube. The punch cards are used to input, and for storage the magnetic drum, and machine and binary language is used for programming the computer. सेकेंड जनरेशन 1956 से 1964 तक चली। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में मेन कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर लगाया जाने लगा, जिसे विलियम शॉकली ने सन 1947 में विकसित किया था। ट्रांजिस्टर के कार्य करने की क्षमता वैक्यूम ट्यूब से कहीं बेहतर थी। ट्रांजिस्टर के कार्य करने की गति अधिक थी तथा यह आकार में छोटा व अधिक विश्वसनीय था।
ट्रांजिस्टर में लगातार विद्युत के संवहन करने पर भी यह ज़्यादा गर्म नहीं होता था। सेकंड जनरेशन में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप का प्रयोग हुआ और कंप्यूटर का मॉड्यूलर डिज़ाइन तैयार किया गया, जिसमें एक समान भागों को अलग अलग मदरबोर्ड पर समूहित किया गया, जिससे किसी भाग के खराब होने पर जैसे कि कीबोर्ड या अन्य पार्ट को बदला जा सके। मशीन और असेंबली लैंग्वेज की जटिलता से बचने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज को और अधिक इजी किया गया, इसलिए उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ, जिसमें फोर्टन का पूरा नाम फॉर्मूला ट्रांसलेशन और कोबोल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज आदि हाई लेवल लैंग्वेज थी। हाई लेवल लैंग्वेज वे लैंग्वेज होती है जिन पर कार्य करना काफ़ी आसान है तथा उन पर काम करना आसान होता है, और इन लैंग्वेज की और हाई लेवल लैंग्वेज की जो प्रोग्रामिंग होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। सेकेंड जनरेशन में कुछ और नए एप्लीकेशंस का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें वायुयानों के यात्रियों के लिए रिजर्वेशन सिस्टम यानी कि टेलीस्टार और MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आदि थे। तो ये थी सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन में स्पीड, कंप्यूटर के काम करने की जो स्पीड है वो ट्रांजिस्टर की वजह से बेहतर हुई। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर लगाया गया और साइज में काफ़ी छोटे हुए, और यहाँ पर विद्युत का कंजप्शन जो है वो भी कम हुआ। अब आगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन सन 1964 के मध्य में प्रारंभ हुई, जो कि 1964 से 1975 तक मानी जाती है, जबकि IBM ने कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन 1964 से 1975 तक मानी जाती है। इस बीच IBM कंपनी ने कंप्यूटर के ऐतिहासिक उत्पाद बनाकर प्रस्तुत किए। इस कंपनी ने 6 कंप्यूटरों का परिवार यानी कि फैमिली तैयार किया, जिसका नाम था सिस्टम 1369। इस प्रकार कंप्यूटरों की श्रृंखला का चलन प्रारंभ हुआ। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के परिपथ में मेन लॉजिक पार्ट IC को लगाया गया, जिसे सन 1953 में मिस्टर H जॉनसन द्वारा विकसित किया गया था। IC को मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर MOS का प्रयोग कर बनाया गया था। तृतीय पीढ़ी में कंप्यूटर श्रृंखला या परिवार यानी कि फैमिली की विचारधारा का चलन हुआ। कंप्यूटर की सभी क्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण प्रोग्राम यानी कि कंट्रोल प्रोग्राम्स का एक समूह ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्यूटर के सभी आंतरिक कार्य स्वचालित हो गए। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में नई उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषाओं का विकास हुआ, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। बाजार में यूजर की आवश्यकताओं के आधार पर नई कंप्यूटर भाषाएं आने लगी, जैसे कि बेसिक था, बिगिनर्स, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड जैसी इजी लैंग्वेज का विकास हुआ। थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर के आकार को छोटा किया गया और इसे मिनी कंप्यूटर का नाम दिया गया। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8, जो कि एक रेफ्रिजरेटर के आकार का था। इसकी कीमत $18,000 थी। इसे DEC यानी कि डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने तैयार किया था। थर्ड जनरेशन में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आए, जिसमें डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में टाइप करके तैयार करना आदि, डॉक्यूमेंट को टाइप करना आदि थे। इसकी शुरुआत तब हुई जब IBM ने सन 1964 में एक मशीन MTST मैग्नेटिक टेप सेलेक्टिंग टाइपराइटर तैयार करके बाजार में उतारा। तो ये थी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें मेन लॉजिक पार्ट जो मेन प्रोसेसिंग पार्ट था वो IC आया, इंटीग्रेटेड सर्किट, और ऑपरेटिंग सिस्टम की स्थापना हुई। आगे है द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का जो समय हुआ वो 1975 से 1995 तक माना जाता है। इस जनरेशन के कंप्यूटर के लिए लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बनाना संभव हो गया था। अब 1 इंच के चौथाई भाग में लगभग 3 लाख ट्रांजिस्टरों के बराबर का परिपथ बनाना संभव हो गया था। अतः कंप्यूटर के पूरे CPU का सर्किट एक छोटे से चिप पर मार्शेनहॉफ ने इंटेल कॉरपोरेशन में तैयार किया। सन 1970 में तैयार किए गए इस चिप का नाम इंटेल 4004 यानी कि 4004 था, और इस छोटे से चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा। यह सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाने लगा। अब एक चिप के ऊपर कंप्यूटर बनाना संभव हो गया। इसके बाद अगला कदम माइक्रो कंप्यूटर को सामान्य व्यक्ति के लिए उपयुक्त बनाना था। सन 1970 में ही सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर अल्टायर
8800 जो कि मिट्स नामक कंपनी ने बनाया। मिट्स कंपनी ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र बिल गेट्स को अल्टायर 8800 माइक्रो कंप्यूटर में बेसिक लैंग्वेज को इंस्टॉल करने का ठेका दे दिया। बिल गेट्स का यह प्रयास सफल रहा। इसके बाद बिल गेट्स ने अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना की, जो कि आज दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। IBM कंपनी ने सन 1981 में माइक्रो कंप्यूटिंग उतारी। 4th जनरेशन में इंटरनल मेमोरी के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज हुआ तथा 4th जनरेशन में कंप्यूटर के बढ़ते चलन से कंप्यूटर के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए जाने लगे, जैसे कि स्प्रेडशीट, एप्लीकेशन जनरेटर, डेटाबेस का कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर तैयार हुए। इनमें कार्य करना बेसिक, फोर्टन, कोबोल आदि तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर भाषाओं में कार्य करने से काफी ज्यादा सरल था। तो ये थी 4th जनरेशन, जिसमें मेन कंपोनेंट माइक्रो प्रोसेसर की स्थापना हुई। द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम है वो 1995 से आज तक का समय माना जाता है। 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि स्वयं सोचने की क्षमता पैदा की जा रही है। कंप्यूटर को सभी क्षेत्रों में कार्य कर सकने योग्य बनाया जा रहा है। 5th जनरेशन के प्रारंभ में कंप्यूटर को परस्पर जोड़कर सूचना के आदान प्रदान का एक जाल यानी कि नेटवर्क बनाने का चलन प्रारंभ हुआ। कंप्यूटर के आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को उन्नत करके ULSIC यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बनाए गए, जिससे माइक्रो कंप्यूटर का आकार दिनों दिन और छोटा होता जा रहा है। आज घड़ी के आकार का कंप्यूटर भी हम देख सकते हैं। दुनिया के किसी भी स्थान से हम एक पोर्टेबल कंप्यूटर का प्रयोग कर एक नई तकनीक यानी कि इंटरनेट के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान तथा डॉक्यूमेंट्स को हम शेयर कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर के आकार और संरचना को तैयार किया जाता है। आज विभिन्न मॉडलों जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, मोबाइल फोन्स आदि तरह के कंप्यूटर देखने को मिलते हैं। सॉफ्टवेयर के आधार पर 5th जनरेशन में कई तरह के सॉफ्टवेयर वर्गीकृत हो गए, जैसे कि मल्टीमीडिया, स्प्रेडशीट, स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जैसे कि साउंड और ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर हमें देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर की तकनीक अति विकसित होने के कारण इसके एप्लीकेशंस में वृद्धि हुई, जैसे कि फिल्म एडिटिंग, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ट्रैफिक कंट्रोलर, फोटो एडिटिंग आदि तरह के सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखने को मिलते हैं।